नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्रो जेट क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज आपको पता है जेट 2025 का पेपर हुआ है और उस पेपर का जो लेवल है आपके केमिस्ट्री की अगर पेपर की बात करें तो जो पेपर का लेवल है वो सामान्य है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपके डीपली आए हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके क्या आए हैं, इजी आए हैं। तो देखो हम एक एक करके क्या करते हैं, सारे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नमक गर्म करने पर NO2 गैस नहीं देता है। अब यहां पे आपको क्या पूछा है कि नमक को अगर आप साल्ट को गर्म करोगे तो NO2 गैस नहीं देता है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, PbNO32, दूसरा है ZnNO32, अगला है आपका HgNO3 और अगला आपका KNO3। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका KNO3। क्या होगा दोस्तों? KNO3। देखो अगला क्वेश्चन है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आपको आकार पूछा गया है। तो देखो पहला है गोलाकार, दूसरा है डंबल, तीसरा आपका जटिल और चौथा है इनमें से कोई। तो याद रखना आपको किसका पूछा गया है, डी ऑर्बिटल का आकार पूछा गया है। तो इसका क्या होगा आपके दोस्तों, डंबल होगा। क्या होगा इसका आकार, कैसा होगा? डंबल के भांति होगा या डबल डंबल होगा। कैसा होगा दोस्तों? डबल डंबल होगा। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है आपके क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्लिस्टर कॉपर है। प्लिस्टर कॉपर के बारे में सीधा क्वेश्चन आया, सिंपल है कि ये शुद्ध कॉपर है, कॉपर का एस्क है, कॉपर की मिश्र धातु है या अशुद्ध कॉपर है। प्लिस्टर कॉपर क्या होता है दोस्तों? देखो ये आपका होगा अशुद्ध कॉपर। क्या होगा? अशुद्ध कॉपर होगा। अगला क्वेश्चन है लगभग 80% फॉस्फोरस मिट्टी से जड़ की सतह तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। ये तो आपके एग्रीकल्चर का ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि लगभग 80% जो फॉस्फोरस होता है वो मिट्टी से पौधे की जड़ों की सतह तक किसके माध्यम द्वारा पहुंचाया जाता है। अब इसमें पहला देखो, पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों विसरण, दूसरा है जड़ अवरोधन, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान प्रवाह और चौथा ऑप्शन है थोक प्रवाह। तो यहाँ पे हमें याद रखना दोस्तों, मिट्टी से जड़ तक की बात आ रही है तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा आपका? विसरण माध्यम द्वारा फॉस्फोरस पहुंचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता अधिशोषण और अवक्षेपण के कारण कम हो जाती है। किसके बारे में पूछा है? अम्लीय मृदा में फॉस्फोरस की उपलब्धता अधिशोषण व अवशोषण के कारण कम हो जाती है। तो इसका कारण पूछा है। देखो पहला है CaCO3 द्वारा, Fe या एल ऑक्साइड द्वारा, अगला है कार्बनिक पदार्थ और अगला है 2:1 2:1 प्रकार की मिट्टी के खनिज। तो ये देखो आपके यहां से सीधा क्वेश्चन आ गया, माउंट मोरिलोनाइट, केओलिनाइट और इलाइट समूह के बारे में हमें बात करते हैं। तो इसका दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके FeL ऑक्साइड के कारण, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसे पोटास क्या म्यूरेट भी कहा जाता है? किसे पूछा गया? सीधा पूछा गया है कि म्यूरेट ऑफ पोटास। ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया, म्यूरेट ऑफ पोटास किसे कहा जाता है? तो देखो K2SO4, नहीं दोस्तों इसको नहीं बोला जाता। अगला है KCl पोटेशियम क्लोराइड, अगला है KH2PO4 या इनमें से कोई नहीं। तो हमें सभी को पता है कि आपका जो म्यूरेट ऑफ पोटास है वो किसको बोला जाता है दोस्तों? KCl पोटेशियम क्लोराइड को बोला जाता है। एक प्रकार का पोटेशियम युक्त क्या होता है? उर्वरक होता है। अगला क्वेश्चन है सातवां, देखो यह पौधों में रेडॉक्स प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं जिंक और मैग्नीशियम, फेरस और मैग्नीशियम, मैग्नीज और फेरस या इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से देखो, इसमें पौधों में रेडॉक्स प्रक्रिया में कौन से तत्व शामिल होते हैं तो इसके बारे में अगर हमें बात करनी तो ध्यान से सुनो। तो इसका दोस्तों एक तो आपका क्या हो जाएगा? फेरस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? Fe और Mg हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध वसा का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर पूछा गया है दूध में पाई जाने वाली फैट कौन सी?
दूध में पाई जाने वाली फैट। तो देखो पहला ऑप्शन है 0.70, दूसरा है 0.82, अगला है 0.93 और 0.98। तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से 3 प्राथमिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को सामान्यतः पूर्ण उर्वरक माना जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात हो रही है आपके, तो देखो पहला है नाइट्रोजन, फोस्फोरस और कैल्शियम, ठीक है। अगला है नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास, अगला है आपके फोस्फोरस, पोटास, सल्फर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, नाइट्रोजन, पोटास और आपके फोस्फोरस को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो कैल्शियम आ गया, तो कैल्शियम क्या होता है आपके दोस्तों, द्वितीयक मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 1 मिनट बेटा, ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ पे है देखो, दूध में प्राथमिक प्रोटीन है, दूध में प्राथमिक प्रोटीन के बारे में पूछा है। तो देखो पहला ऑप्शन है आपका ट्रिप्टोफैन, ये तो नहीं होगा दोस्तों प्राथमिक प्रोटीन, ठीक है। अगला है लाइसिन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका क्या होता है दोस्तों, एमिनो अम्ल होता है। अगला है लाइसिन, अगला है ऑर्गेनियर और अगला क्या है केसियन। यानी कि जो आपके दूध में जो प्राथमिक प्रोटीन होती है वो दोस्तों कौन सी होती है आपकी, केसीन होती है। कौन सी, केसीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जैव आवर्धन के लिए जिम्मेदार है। रसायन पूछा गया है और जैव आवर्धन के लिए जिम्मेदार पूछा गया है। तो देखो पहला है ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक, दूसरा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प। तो हमें कौन रसायन पूछा है, क्या पूछा गया है दोस्तों, रसायन पूछा गया है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक जो रसायन होता है वो जैव आवर्धन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, विषैला होता है। कैसा होता है, विषैला होता है। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीन व्युत्पन्न शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। अब देखो सबसे ज्यादा आपका जो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस पहुंचा गया हमें, और किसका व्युत्पन्न है, वो फ्लोरीन का व्युत्पन्न है। तो देखो पहला है HF, दूसरा है आपका SF6, अगला है Na2F, PO4 और अगला है CaF2। तो यहाँ पे फ्लोरीन व्युत्पन्न पूछा गया है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, SF6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, SF6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से दोस्तों सुनना, यहाँ पे सही नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो पहला है बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन ए है, ये बात आपकी क्या है दोस्तों, सही है। अगला है एंजाइम विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक होते हैं जिनमें सुपरिभाषित सक्रिय स्थल होते हैं, ये भी बात सही है, आपके एंजाइम की बात हो रही है तो ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है आपके आइसोएमाइल वेलेरेट में सेव की खुशबू होती है, ये बात भी दोस्तों क्या है, सही है आपका। अगला क्वेश्चन है ब्रोडो मिश्रण खरपतवार नाशक है, नहीं दोस्तों ब्रोडो मिश्रण आपका खरपतवार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ब्रोडो मिश्रण। क्या हो जाएगा, ब्रोडो मिश्रण खरपतवार नाशक नहीं है। इसका प्रयोग तो हम किस में करते हैं दोस्तों, आपके नींबू में सीट्रस कैंकर रोग की रोकथाम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रोडो मिश्रण का यूज करते हैं। किसका करते हैं, ब्रोडो मिश्रण का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कार्बनिक यौगिकों में मौजूद हेलोजन का अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है, किस में पूछा गया है, कार्बनिक यौगिकों में हेलोजन का अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है। तो देखो किस प्रकार लगाया जाता है हम देखते हैं। पहला है केरियस विधि द्वारा, अगला है डुमास विधि द्वारा, अगला है लिविंग विधि द्वारा और अगली है जेल डॉल विधि द्वारा। तो दोस्तों किसके द्वारा लगाया जाता है,
क्वेश्चन में, तो इसमें हो जाएगा आपका केरियस विधि द्वारा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में तीन केंद्र, तीन इलेक्ट्रॉन आपके पाई बंद होते हैं? तो देखो ध्यान से कि तीन तो क्या है इसमें आपके केंद्र है, तीन ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पाई बंद पूछा गया है, तो देखो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा CH2 CH CH2। अगला है CH2 CH CH2 प्लस हो गया वो तो। अगला है CH2 CH CH2। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका CH2 CH CH3। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आणविक सूत्र C5H10 वाले स्टीरियो आइसोमर्स सहित चक्रीय यौगिकों की कुल संख्या पूछी गई है। कौन से यौगिकों की? चक्रीय यौगिकों की कुल संख्या पूछी गई है। किसमें? C5H10 स्टीरियो आइसोमर्स सहित की बात हो रही है। तो देखो पहला ऑप्शन है आपका 4, दूसरा है 5, अगला है 6 और इससे अगला है आपका 7। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CH3 प्लस आकार है, CH3 प्लस का आकार पूछा गया हमें, कौन सा होता है? पहला है चतुष्फलकीय, अगला है त्रिकोणीय समतलीय, अगला है पिरामिडीय और अगला है कोणीय। तो दोस्तों इसका देखो हम क्या करते हैं, राइट आंसर की बात करते हैं, तो चतुष्फलकीय नहीं होगा ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिकोणीय समतलीय। इस बच्चे के ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राइट है, त्रिकोणीय समतलीय। शायद ये पहला क्वेश्चन इस बच्चे का राइट है आया है। क्यों? अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही है? उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही के बारे में बात हो रही है। तो पहला है HSO3 माइनस, अगला है आपके साइनो या साइनाइड के बारे में बात हो रही है, अगला है एनो या ये सभी। तो उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही की बात हो रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइनो या साइनाइड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एडम उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है? कौन सा उत्प्रेरक एडम उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन दोस्तों देखो क्या है इसका? पहला ऑप्शन है PtO2, अगला ऑप्शन है ZnO प्लस Cr2O3, अगला है Al2O3 प्लस Cr2O3 और चौथा ऑप्शन है Fe2O3। तो दोस्तों अगर इसमें आपके एडम उत्प्रेरक की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? PtO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन दोनों को संगत एल्केन में परिवर्तित करेगा? किस किस की बात हो रही है? एक तो आपकी हो रही है एसिटोएल्डिहाइड और दूसरा है एसीटोन, तो संगत एल्केन में परिवर्तन करेगा। तो देखो इसमें हम बात करें, पहला ऑप्शन है आपका NaBH4, अगला ऑप्शन है LiAlH4, अगला है NaC2H5OH और अगला है Zn, ठीक है, या Zn आपके Hg या आपका शानदार है HCl। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपके शानदार HCl। क्या हो जाएगा? शानदार HCl। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों में से वे अम्ल जो मिथाइल अल्कोहल के साथ धीमी दर पर अम्ल उत्प्रेरक एस्ट्रिफिकेशन से गुजरता हुए है। तो देखो धीमी दर से पूछा गया है, किस कौन से अम्ल के बारे में? मिथाइल अल्कोहल के साथ में, ठीक है। तो देखो इसमें आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो पहला हो जाएगा HCOOH, अगला है CH3COOH, अगला है CH3 का होल ट्वाइस COOH और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला ऑप्शन हो जाएगा आपका CH2COOH। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर बात करें एस्ट्रिफिकेशन की, तो वह हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? इसका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्लों में वे अम्ल जो मिथाइल अल्कोहल के साथ धीमी दर पर
अम्ल उत्प्रेरक एस्ट्रिफिकेशन की विद्युत है। नहीं नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नोवोलेक का मोनोमर है, नोवोलेक का मोनोमर है, तो इसमें देखो पहला हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडीन और स्टाइरीन, अगला है फिनोल और मेलामाइन, अगला हो जाएगा ओ हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल, अगला है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइनोइक अम्ल। तो देखो नोवोलेक का मोनोमर पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक रसायन जो पेप्सिन के स्राव को उत्तेजित करता है, पेप्सिन के स्राव को उत्तेजित करता है वे है, ठीक है। इसमें देखो आपके, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, नोवोलेक का मोनोमर है, नोवोलेक का मोनोमर है, तो देखो पहला है 1,3 ब्यूटाइडीन स्टाइरीन, अगला है फिनोल और मेलामाइन, अगला है ओ हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल, और अगला आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइनोइक अम्ल। तो देखो इसमें मोनोमर की बात करें दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक रसायन जो पेप्सिन के स्राव को उत्तेजित करता है, हमें रसायन बताना है जो पेप्सिन के स्राव को क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो पहला देखो एंटी हिस्टामाइन, अगला है सिमेटिडाइन, अगला हिस्टामाइन या जैकेट। तो देखो इसमें पेप्सिन के स्राव को उत्तेजित करने की बात हो रही है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की ओर अगर हम चलते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिस्टामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिस्टामाइन। अगला क्वेश्चन है आपके 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 8.21 एटीएम पर 3 लीटर O3 में कुल ऑक्सीजन मोल की संख्या पूछी गई है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमें जो इसकी जो आपको कैलकुलेशन है वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसकी सीधा आंसर की ओर चलता हूं दोस्तों। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। कितने मोलों की संख्या हो जाएगी, 3 मोलों की संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 25 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या में वर्दी के साथ H परमाणु में आसन ऊर्जा स्तर के बीच ऊर्जा अंतर कम होता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, या जेड के कम मान के लिए कम तथा जेड के उच्च मान के लिए बढ़े जाता है। अब देखो इसमें ऊर्जा स्तर में अंतर बताना हमें, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि अंतर है वो क्या हो जाएगा, बढ़े जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला परमाणु क्रमांक दिया है, अब परमाणु क्रमांक के बारे में किसने बताया था सर्वप्रथम, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो पहला ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, दूसरा है बोहर, तीसरा आपके मोसले, और अगला है जे थॉमसन। तो दोस्तों जब जब परमाणु क्रमांक की बात आती है तब तब सबसे पहले किसका नाम आता है, आपके मोसले का नाम सामने आता है। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन उठा लिया गया आपके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस कक्षक में 2 गोलाकार नोड है, 2 गोलाकार नोड की बात हो रही है दोस्तों। ये 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपके डिलीट होने की यहाँ पे क्या बन रही है, संभावना बन रही है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो आपके 2 गोलाकार नोड की बात हो रही है, तो 3S होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3S होना चाहिए, लेकिन 3S आपके इन तीनों ऑप्शनों के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, वो तो अब आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर इसकी फिर भी अगर हम इनमें आंसर की बात करें दोस्तों, तो 3D इसका आंसर हो सकता है या राइट माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समतलीय तथा अध्रुवीय है, कौन सा यौगिक समतलीय तथा अध्रुवीय है। तो पहला देखो XeO4, अगला है SF4, अगला है XeF4, और डी ऑप्शन क्या है SFA4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा XeFA4। अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, डी बोरोन के अणु में 3C2E बंधुओं की संख्या पूछी गई है डी बोरोन के अंदर। तो देखो दोस्तों पहला ऑप्शन है 0, अगला ऑप्शन है 2, 4
या 6। 3C 2E बंदूक की संख्या पूछी गई है। तो इसमें आपके जो बंदूक की संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 2 होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वें आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या है। अब कौन सा आवर्त है, 5वां आवर्त में कुल आपके उपस्थित तत्वों की संख्या पूछी गई है। तो देखो पहला ऑप्शन है आपके 18, अगला ऑप्शन है 32, अगला 8 और उससे अगला क्या आपके दोस्तों 24। तो 5वें आवर्त में कुल आपके उपस्थित तत्व कितने होते हैं दोस्तों, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 तत्व। आगे देखो बोरोन की संयोजकता पूछिए दोस्तों। तो देखो बोरोन की संयोजकता कितनी होती है, पहला ऑप्शन है आपका 1, अगला है 2, 3 या 4। तो बोरोन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। अगला क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य माने होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है और उस पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान पूछा गया है। तो ये भी आपको एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया। तो देखो हम इसमें आंसर की ओर चलते हैं। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है 0.26 नैनोमीटर, अगला है 6.62 सेंटीमीटर दे दिया, अगला है 1.23 नैनोमीटर और 1.17 पीएम। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.23 नैनोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उस ऋणायन प्रजाति को चुने जो केंद्रीय परमाणु के बारे में इलेक्ट्रॉन ज्यामिति से गलत तरीके से मेले खाती है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, नाइट्राइल त्रिकोणीय समतलीय, अगला है परक्लोरेट टेट्राहेड्रल, अगला है सल्फाइड पिरामिडल और चौथा ऑप्शन है क्लोरेट टेट्राहेड्रल। तो दोस्तों उसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सल्फाइड पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फाइड पिरामिडल, सी ऑप्शन। अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक की इकाइयां समान है। किस में समान रहती है, देखो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक की इकाइयां कौन सी अभिक्रिया के अंदर समान होती है। तो देखो पहली है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, अगला है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया या तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए। तो दोनों इकाइयां जो समान होती है दोस्तों वो आपके शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होती है। कौन सी अभिक्रिया के लिए होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होती है। अगले 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का 99% 32 मिनट में अगर पूरा हो गया तो 99.9% अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कितने समय में आपकी जो अभिक्रिया वो पूर्ण हो जाएगी। देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया का 99% जो अभिक्रिया वो आपके 32 मिनट में क्या हो रही है दोस्तों, पूरी हो रही है। तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में आपकी पूरी हो जाएगी। तो देखो पहला ऑप्शन है 50 मिनट में, अगला है 46 मिनट में, अगला है 48 मिनट में और उससे अगला आपका दोस्तों 49 मिनट में। तो देखो इसमें आपका क्या चल रहा है दोस्तों, 8 का क्या चल रहा है, पहाड़ा चलता है। आपको सर ने पढ़ाया होगा कि इसमें 8 का पहाड़ा क्या होता है, चलता है। तो देखो 8 का पहाड़ा कौन से ऑप्शन में जा रहा है, मेरे हिसाब से आपके 48 मिनट, इसी में आपका क्या हो रहा है दोस्तों, 8 का पहाड़ा पूर्ण रूप से जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 मिनट हो जाएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदर्श गैस के मामले में समतापी प्रसार के लिए। तो देखो क्या ऑप्शन है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस, अगला है डेल्टा जी बराबर आपके ए एच, अगला है डेल्टा जी बराबर आपके माइनस टी डेल्टा एस, या इनमें से कोई नहीं। समतापी प्रसार के लिए पूछा है ना, समान प्रकार से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है उष्मा गतिकी है, उष्मा गतिकी क्या है। तो देखो पहला है धारा का प्रवाह, उष्मा का प्रवाह, विकिरण का प्रवाह, या इनमें से कोई नहीं। तो उष्मा गतिकी क्या हो जाएगी दोस्तों, उष्मा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलाइडल तंत्र में कणों का आकार कितना होता है या क्या होता है। तो कणों का आकार देखो पहला ऑप्शन है आपका 10 की पावर -4 m से 10 की पावर -10 m,
अगला है 10 की पावर -8m से 10 की पावर -7m। अगला है 10 की पावर -9m से 10 की पावर -12m। और अगला ऑप्शन है 10 की पावर -6m से 10 की पावर -9। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 से आपकी 10 की पावर -9। अब 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, H3PO4 माइनस का संयुग्मी सार है। इसमें संयुग्मी सार पूछा गया है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, H3PO4। अगला H2PO4। इससे अगला ऑप्शन है आपका HPO4-2 और PO4-3। तो देखो अगर इसमें संयुग्मी सार की बात हो रही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, सार होता है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है अनुचुंबकीय प्रदर्शित नहीं होता है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, CuSO4 5H2O। अगला है CuC2 5H2O। अगला है आपका Cul। और अगला है NiSO4 6H2O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके केमिस्ट्री का जो पेपर था, ठीक है। अगर इस पेपर की लेवल की बात करें तो इसका लेवल था वो सामान्य था। कुछ क्वेश्चन आपके क्या थे, इजी थे, और कुछ क्वेश्चन क्या थे आपके हार्ड थे। जो बच्चा अगर आपका एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, वो नॉर्मल स्टूडेंट है, अगर वो आपके 15 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री के पेपर में अगर सही करके आता है, तो उसका आराम से क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे जो होते हैं वो केमिस्ट्री को आपके कम ही पढ़ते हैं, और उनको कम ही क्या होती है, वो केमिस्ट्री आती है। इसलिए मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन जिस बच्चे ने केमिस्ट्री में सही कर दिए, उसका आपका क्या हो जाएगा, आराम से आपकी बढ़िया कॉलेज के अंदर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके।